हमारे चैनल रासायनिक माइंड में आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 जिसमें हम बात करेंगे द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड एज ऑफ द यूनिट सेल। और हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड। इनका फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था हाउ मच कंट्रीब्यूट अ एटम इन अ यूनिट सेल। तो मतलब हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया कि एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक एटम। जैसे हमने किस किस के लिए पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ा था, हमने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पढ़ा था, फेस सेंटर्ड के लिए पढ़ा था और एंड सेंटर्ड के लिए भी पढ़ा था। और उनके जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जो 7 टाइप के थे, ब्रेवियस, लेटिस, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज रिलेशन बिटवीन रेडियाई ऑफ एटम्स एंड एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। तो आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द रेडियाई ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम लास्ट क्लास में जैसा हमने पढ़ा था कैसी होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। केवल हमें क्यूब बनाना होता है, हमें क्यूब बनाना होता है और उस क्यूब के कॉर्नर पर एटम रख देने होते हैं। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। तो लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ऐसे एटम रखे थे मैंने बहुत दूर दूर, लेकिन जैसा हमने पढ़ा है कि सॉलिड में ऐसे एटम्स तो होते नहीं है कि बहुत दूर दूर होते हो। हाँ, लेकिन हर एक एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे होता है। लेकिन ये एटम हमने अपनी आसानी के लिए लिख दिए थे कि इतनी दूरी पे होंगे, लेकिन ये एक दूसरे से टच में होते हैं। कैसे टच में होते हैं मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं जिससे कि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हर एक एटम हमारा कैसे होता है टच में। ये वाला एटम यहां से मैं मानूं जैसे टच में, ये वाले एटम सभी एटम्स के टच कैसे करेंगे, तो उनका मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्ट, वो पार्ट भी मैं इसी में बना दे रहा हूं। देखो इतना इतना पार्ट कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। अब यहां से मान लो मेरा एटम का पार्ट ऐसे आया होगा, ये एटम ऐसे, ये ऐसे और यहां से ये ऐसे। अभी तक तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब जैसे ही मैं इस वाले को बनाऊंगा तुम्हें पता पड़ने लग जाएगी कि हाँ एटम ऐसे ऐसे एटम का ये वाला पार्ट कितना है, 1/8 पार्ट ही है ये वाला पार्ट है। और ये वाला जो बीच में स्पेस है वो कैसा स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है ये वाला, और केवल इस जगह पे हमारा क्या प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है। तो देखो ऐसे ही बच्चों यहां पे प्रेजेंट होगा, ऐसे पीछे की साइड में जिसे आप देख सकते हो ऐसे। तो ये वाला हमारा जो कॉर्नर पे एटम था वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा था, केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन था एक एटम का। तो मैं यहां से आपको दिखा सकता हूं कि एक एटम कॉर्नर पे केवल 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा था सिंपल क्यूबिक में। और यहां से ऐसे ये वाली मेरे जो हम पोर्शन देख सकते हैं अपने बाहर की तरफ से, फ्रंट पोर्शन है ये वाला। तो लेकिन पीछे का पोर्शन देख नहीं रहा, लेकिन वो भी ऐसा ही हुआ। ये 1/8 पार्ट है कॉर्नर पे, ऐसा ही 1/8 पार्ट ये है। तो इस पार्ट के लिए आज हम बात करेंगे। अब यहां से लेके यहां तक ये वाली पूरी एक यूनिट सेल की एज है। मान लिया मैंने, लेट्स सपोज एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए। अब ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, वैसे जो हम जनरली मानते हैं हमारी जो स्ट्रक्चर आती है वो पीपीएम में आती है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में। लेकिन हमें कभी कभी ऐसे
ए पीपीएम मान लो, लेकिन मैं पीपीएम नहीं मान रहा, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं ए यूनिट है, कोई सी भी यूनिट हो सकती है ये। अब मान, और हमने एक और चीज मानते हैं, एंड द रेडियाई ऑफ एटम इज इक्वल टू आर। अगर इस एटम की रेडियस क्या होगा, यहां सेंटर होता है पूरे एटम का, पूरे एटम कैसा होता है, स्फीयर, लाइक ए स्फीयर। तो स्फीयर की यहां से इस वाली जगह तक क्या होगी, रेडियस होगी। इस वाली चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, ये रेडियस है, और यहां से यहां तक ये वाली भी रेडियस है। इसका मतलब एज लेंथ ये है ए, और इसमें कितने पार्ट्स आ रहे हैं इसके रेडियस के, 2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू 2r। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। कैसे, इसमें और कोई एटम तो है नहीं, हम नियर बाई एटम देखेंगे कितने टच में, नियर बाई एटम देखेंगे तो ये दोनों ही टच में है, ये दोनों टच में है, तो एक आर ये रही, एक आर रेडियस ये रही, और ये दोनों कितने ए में आ रहे हैं, पूरी एज लेंथ कितनी है, एक एज लेंथ है, मतलब ए है, तो इस ए में 2r है। तो मैं रिलेशन लिख सकता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ए इज इक्वल टू 2r। समझ में आया। अब मैं बात करता हूं यहां से सिंपल यूनिट की जगह अब मैं बात करता हूं सेकंड नंबर सिंपल यूनिट की सेल की, बाद में मैं बात करता हूं बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहा हूं तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगी कैसे, देखो ये एक क्यूब बना है, जैसे अब ये सही क्यूब नहीं बना है, मैं दोबारा बनाता हूं इस क्यूब को। ये क्यूब मेरा बन गया। अब मान लो बॉडी सेंटर्ड होता क्या था कि इसकी एक बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है एटम, और इसके कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, अब बात करता हूं मैं इस बॉडी सेंटर्ड की, जो हम रिलेशन निकालते हैं रेडियस और उसकी यूनिट एज लेंथ के बीच में, तो वो हम नियर बाई एटम देखते हैं। अब देखो मान लीजिए जैसे मैंने ये वाला एटम ले लिया, ये वाला एटम इस वाले एटम से कितनी दूरी पर है, ए, क्योंकि एज लेंथ है, इसके सेंटर से इसका सेंटर कितना दूरी पर है, ए। और अगर मैं बात करता हूं ये वाला एटम कितनी दूरी पे है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी इसका, अगर इसके बॉडी के बीच में मान लो ये रूम है, अगर रूम के बीच में एक एटम रखा है और एक कॉर्नर पे रखा है, तो कॉर्नर से जब इसके बीच की मैं अगर डिस्टेंस देखूंगा तो वो क्या होगी, डायगोनल का हाफ। तो हाफ डायगोनल का हाफ क्या होगा, √3 जो होता है डायगोनल होता है किसका, अगर मेरी एज लेंथ है तो इसका हाफ हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। अगर ये हाफ हो रहा है, ये इतनी डिस्टेंस है, तो इसका क्या होगा, √3a की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 अपॉन 2a, ये क्या आएगा, लेस देन 1। और ये वाला अगर a अपॉन a होता, ये वाला, इस दोनों की डिस्टेंस कितनी थी, a मतलब 1, तो ये 1 से कम है, तो मैं इस वाली डिस्टेंस को लूंगा रिलेशन निकालने के लिए। तो अब देखो रिलेशन निकालूंगा कैसे, तो हमने एच तो मान रखी थी, क्या मानी थी पिछले के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए, और रेडियस क्या मानी थी, आर। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर ये वाला एटम लूं जो इस कॉर्नर पे रखा हुआ है और उसके बीच में रखा हुआ है, ये दोनों भी टच में होंगे, क्योंकि हमेशा सॉलिड जो होते हैं वो टच में होते हैं एक दूसरे के। सॉलिड की जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं।
तो ये वाला एटम और ये बीच में जो इस रूम, मान लो ये रूम क्यूब है, तो बीच में रखा हुआ एटम और इस कॉर्नर पे रखा हुआ एटम दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका सेंटर बीच वाले का, बॉडी सेंटर वाले का, और इसके सेंटर से केवल ये ऐसे ही टच कर रहे होंगे, ये वाला बीच वाला, और ये यहां से इतनी दूरी। मैं इसको यहाँ अपनी इजी समझ में आ जाए इसलिए दूर दूर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा जैसे पहले बनाई थी, इसमें अगर बीच में रख के बनाऊंगा तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे अब इतनी आर डिस्टेंस इसकी होगी और आर ही ये होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये कितनी डिस्टेंस है, √3/2a। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल का हाफ है, मैं केवल यही ले रहा हूं, डायगोनल का हाफ। जब डायगोनल का हाफ √3a/2 इज इक्वल टू क्या है, 2r, क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस ये दोनों किसमें, टच में। अगर ये टच में है तो √3a इज इक्वल टू 4r, ये क्या हो जाता है, एक रिलेशन हो जाता है। यहां से अगर मुझसे कोई कहे कि a इज इक्वल टू मैं निकाल लूं 4/√3r, ये मैं एक रिलेशन बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। अब मैं बात करता हूं किसके लिए, नंबर 3, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, FCC। तो FCC हो गई। अब मान लो मैं FCC भी बनाऊंगा तो कैसी बनाऊंगा FCC, देखो लास्ट क्लास में हमने FCC की स्ट्रक्चर बनाई थी, FCC यूनिट सेल, तो अब भी FCC यूनिट सेल बना दें। ये हमारा अभी तो सिंपल क्यूब बना है, ना कि सिंपल क्यूबिक। अगर मैं इसके कॉर्नर पे एटम रख दूंगा तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये हो गई, मुझे कैसी बनानी है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाऊंगा तो क्या होगा, इसके हर एक फेस पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। देखो 4 एटम तो मैंने रख दिए फेस पर, और इस बाहर एक अंदर वाले फेस पर होगा और एक बाहर वाले फेस पर होगा। देखो ये मैंने बीच में रखा हुआ है, ये पीछे वाले फेस के बीच में है और ये बाहर वाले फेस के बीच में। मैं बाहर वाले को डैश कर ले रहा हूं, ये बाहर वाले के लिए, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि मुझे रिलेशन निकालना है इसकी रेडियस, एटम की रेडियस और इसकी एज लेंथ के बीच में। तो एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या निकालूंगा, मैंने एज तो मान रखी है, क्या मान रखी है, a, और रेडियाई कितनी मान रखी है, r। अगर इस रेडियाई के बीच में रिलेशन मानूंगा तो देखो ये वाला कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, ये वाला इस वाले कॉर्नर को। अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं, इस कॉर्नर वाले एटम को, तो क्या होगा, ये वाला a डिस्टेंस पर और ये वाला, ये किसका, एक प्लेन का डायगोनल है। एक प्लेन मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a, और ये a क्या होगा, a इसकी एज होगी। तो √2a, अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, जैसे √2a इसका पूरे का डायगोनल है, पूरा डायगोनल है, मैं केवल हाफ लूंगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस होगी, y2, ठीक है, √2a/2 होगी। ये वाली जो डिस्टेंस होगी हाफ हाफ होगी, और इसमें अगर मैं रिलेशन निकालूंगा, इसकी आर होगी, ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे होंगे। अगर जब टच कर रहे होंगे तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस मिल रही होगी, तो √2a/2 इज इक्वल टू 2r, ठीक है। और √2a इज इक्वल टू 4r, तो मैं a इक्वल टू बोल सकता हूं 4/√2r। ये एक रिलेशन आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इस वाले को ही आपको थोड़ा कंफ्यूज करके दे देगा। कैसे दे देगा, a इज इक्वल टू 4√2/2a r, 2 से 2, तो a इज इक्वल टू 2√2r। अगर ये पेपर में दे दिया जाए तुम्हें कि अगर फेस सेंटर के लिए ऑप्शन दे दिए जाए, ये वाला तुम्हारा ऑप्शन कहीं हो ही ना, ये ऑप्शन दे दिया जाए, ये ऑप्शन दे दिया जाए, ये ऑप्शन दे दिया जाए, तो तुम्हें कैसे पता पड़ेगा हमारा
कि हमने अगर मेरा a इज इक्वल टू 4/√2r मेरा रिलेशन आ रहा है, तो अगर मैं इसमें √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं √2 का, तो ये कितना हो जाएगा 4√2r/2, 2 से 2, तो a इज इक्वल टू 2√2r। यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, जैसे तुम्हारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और कहीं पे भी पूछा जा सकता है। और रिलेशन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये लगा दो या ये लगा दो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, तो इन दोनों से ही सेम आंसर आएगा। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही रिलेशन है। और इसके बाद अब हम शुरुआत करेंगे, जैसे अब हमने ये पढ़ लिए, तो अब इनकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द एटम इन अ यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया उन एटम्स ने जो उसमें प्रेजेंट है। तो मतलब क्या होता है, परसेंटेज हम बोल सकते हैं कि अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, हाउ मच वॉल्यूम is occupied by the atoms present in a unit cell। अगर मैं बात करता हूं इसकी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो मैं बात ये बोल दूंगा कि हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट एटम्स, तो इसकी बात करूंगा। अब मान लो मैं बात करता हूं नंबर फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर मैं निकालता हूं पैकिंग एफिशिएंसी, तो सबसे पहले तो तुम्हें पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ लो। परसेंटेज में आता है, ये क्या आता है, परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। देखो इससे लास्ट क्लास तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट थे, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या ये बोल दूं मैं वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि एटम को मैं कैसा मान के चल रहा हूं, लाइक अ स्फीयर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हमारा एक फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी अब किसके लिए निकालूंगा, मैं मान लो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कैलकुलेट कैसे करूंगा, देखो इसको और कैसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं हम, जेड, क्या बोल देते हैं, जेड, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मैं नंबर ऑफ एटम्स को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, जेड से। तो जैसे कि मेरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने पढ़ा था कि एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इनके कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1,
क्योंकि 1/8 पार्ट इसका कंट्रीब्यूशन में आता है। और ये एटम्स कितने हैं? 8 एटम्स होते हैं। 8 एटम्स कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनके 8 एटम्स ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 1/8 इनका कंट्रीब्यूशन में आ रहा है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो इसके लिए सिंपल क्यूबिक के लिए Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 1। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी और इनका देखो एक बात और, अगर इसकी मैं यहां से लेट H ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए मान ली, और मैं रेडियस मान लू ऑफ एटम इज इक्वल टू आर। मैंने रेडियस मान ली आर। तो इन दोनों के बीच में मैंने अभी रिलेशन निकलवाया था, जैसे पीछे क्या होता था? ए इज इक्वल टू आर। इन दोनों के बीच में रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट में मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला था। अब रिलेशन मुझे पता है क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर। तो अब देखो मैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, देखो यहाँ पर ये खाली पैकिंग एफिशिएंसी का था। अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा? इनटू 100 का। देखो यहां से परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? Z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है। Z कितना है मेरा? 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। एक एटम कैसा लिया है मैंने? स्फीयर, लाइक ए स्फीयर। अगर लाइक ए स्फीयर एक एटम लिया है और एटम का वॉल्यूम क्या होता है? मैं यहां लिख दूं वॉल्यूम ऑफ एटम। आपको क्या लेके चलना है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक इसका आपको वॉल्यूम लेकर चलना है, ठीक है। अब तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का। और यूनिट सेल क्या है? क्यूब है। अगर क्यूब है और क्यूब की एज लेंथ है ए, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब, ठीक है। तो मैं इसको देखो 4 बन जा 4, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू इसको पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन, तो ये वाला 3 कहां आ जाएगा? नीचे। अगर ये 3 नीचे आ गया और ए क्यूब, ए की जगह पे क्या रख सकता हूं? 2r, तो 2r का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू, देखो 2 का क्यूब कितना? 8। ऊपर क्या आर क्यूब है, नीचे भी आर क्यूब आ गया। आर का क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा देखो 3.14 अपॉन 6। देखो ये इसका लगभग 2 टाइम्स है। अगर मैं इसका ऐसा क्या आएगा इसका आंसर? 50 के लगभग होना चाहिए, क्योंकि ये 1/2 होना चाहिए, लेकिन 1/2 से थोड़ा कम बचेगा। तो इसका आंसर जो आता है वो मेरा क्या आता है? और यहां पर मेरा इंटू 100 और चल रहा है सब में साथ, इंटू 100। तो इज इक्वल टू जो मेरा आंसर आता है वो क्या आता है? 0.523334 इंटू 100। तो ये मेरा आ जाता है 52.33334। तो मैं इसको लिख देता हूं 52.4%। ये हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू कितनी होती है? 52.4%। ये आपको एक लर्न कर लेना है। कितनी होती है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी? 52.4। अब मैं देखो बात करूंगा किसके लिए? देखो मैंने सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल दी, तो इस अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैंने निकाल दी, तो अब मैं किसके लिए निकालूंगा? बॉडी सेंटर के लिए निकाल दूं। तो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली 52.4। तो अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड किसकी? फॉर द BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल।
अगर मैं बॉडी सेंटर्ड के लिए बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड ड्रॉ कर लूं, जिससे कि मुझे आसानी रहेगी। तो मैंने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पहले ड्रॉ कर ली है। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहां होते हैं? कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं एटम, और कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के बीच में और होता है। अगर बॉडी के बीच में एक एटम होता है तो मैं इसके लिए, अब मुझे देखो एज मैंने मान रखी है। एज क्या है? ए इस यूनिट सेल की जो एज है वो क्या है? ए मान ली। एंड द रेडियाई ऑफ एटम इज इक्वल टू आर। अगर रेडियाई ऑफ एटम आर है तो मैं इन दोनों के बीच में मैंने अभी रिलेशन निकाला था। क्या क्या रिलेशन निकाला था? अगर ये बीच में है तो √3a/2 इज इक्वल टू 2r। तो मेरी कित क्या हो जाएगी? r √3a इज इक्वल टू 4r। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, क्यों? इंटू 100। तो मैं इसको निकालूंगा। जेड क्या होता है बॉडी सेंटर के लिए? देखो 1/8 पार्ट इंटू 8, 1/8 इंटू 8 पार्ट 1 + 1। बॉडी सेंटर के लिए जो जेड होता है, जेड क्या होता है बॉडी सेंटर के लिए? 2, जैसा हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ रखा है। तो मैं क्या लगाऊंगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ। देखो ये हमारा अभी तक सिंपल है। और इंटू 100। अगर मैं बात करता हूं पैकिंग एफिशिएंसी की, देखो 2 4 8 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू r³ अपॉन, तो ये 3 नीचे इंटू AQ कितना हो जाएगा? A इक्वल टू मैं यहां से निकाल सकता हूं 4/√3r। देखो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/√3, √3 नीचे आ जाएगा। अब इक्वल टू r, तो मैं A की जगह क्या रखूंगा? 4/√3r का होल क्यूब। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इंटू r³ अपॉन, देखो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा 64 इंटू r³। और देखो ये √3 का क्यूब 3√3, ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर 3√3 इंटू 100। 3 से 3 कटता है, 8 से 8 बार ये कटता है, r³ से r³। जब हम पूरे को इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0.68 इंटू 100। तो आंसर आता है मेरा 68%। फॉर अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%। तो हम यहां से 68% हमने बॉडी सेंटर्ड के लिए देख ली, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देख ली 52.4। तो अब बारी आती है किसकी? सबसे अब बचता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो मैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूंगा FCC की। तो क्या होगा FCC के लिए? अभी हम करके देख लेते हैं कितना आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए फॉर अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नंबर 3 FCC के लिए मेरी पैकिंग एफिशिएंसी मैं कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले यूनिट सेल ड्रॉ कर लूं। मैंने यूनिट सेल ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो क्या होता है? यहां कॉर्नर पे तो एटम होते ही होते हैं फॉर अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसके अलावा जो फेस सेंटर्ड मतलब हर एक फेस पर हमारा एटम और प्रेजेंट होता है। और ये इस फेस पे 4 फेस, एक ये पीछे वाली फेस और ये के आगे वाली फेस पे प्रेजेंट होगा।
तो ये हमारे 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे। इसके लिए जो मैंने जेड निकाला था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी इज इक्वल टू द 4। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, जेड इक्वल टू 4 आता है इसका। देखो 1 तो इसका और 3 फेज से आता है इसका कंट्रीब्यूशन। जो फेज पे एटम है, इनसे जो टोटल एटम बनते हैं वो 3 बनते हैं, और कॉर्नर वालों से 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब मैं बात करता हूं, एज मैंने मान ही रखी है, एज क्या है ए, और रेडियाई ऑफ एटम इज इक्वल टू आर। रेडियाई ऑफ एटम मैंने आर मान रखी है। तो इसके अलावा अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे रेडियस और इसकी एज के बीच में मुझे रिलेशन भी पता होना चाहिए। रिलेशन मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। क्या होता है, इसके डायगोनल का हाफ इज इक्वल टू 2r। तो डायगोनल होता है √2a/2, इसका हाफ इज इक्वल टू 2r। 2r क्योंकि 2r है, तो √2a इज इक्वल टू 4r। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि a इज इक्वल टू 4/√2r। ये मेरा a और r के बीच में रिलेशन आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो मेरा z क्या है, 4 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम a क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 4 का 16 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 3.14 पाई की वैल्यू है, इंटू आर क्यूब अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, इंटू ए की जगह मुझे क्या रखना है, ए क्यूब की जगह ये वाला रिलेशन। तो ये रिलेशन में रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन 4/√2 का होल 4/2r का होल क्यूब इंटू 100। देखो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो 16 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब अपॉन, देखो 3 सेम मैंने, 4 का क्यूब क्या होता है 64 इंटू आर का क्यूब आर क्यूब। अब देखो √2 का क्यूब, ये √2 यहां डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर का ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 2√2 इंटू 100 सेम, देखो 4 और इस 2 से ये 2 बार, अब बचा, और इस आर क्यूब से ये आर क्यूब। तो यहां जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.74 इंटू 100 इज इक्वल टू 74%। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने पैकिंग एफिशिएंसी सीख ली और इनके बीच में रिलेशन सीख लिया, कैसे रिलेशन निकालते हैं। और ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, जेई मेन में पूछा गया है 1-2 बार, क्योंकि इसकी जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, उसमें ऑप्शन दे दिए होते हैं 68%, 52.8%, 52.4%, 74%, नन ऑफ देम। तो हमें आंसर कौन सा लगाना है, 674। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर सीबीएसई क्लास 12 की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट इनमें से किसी एक की पैकिंग एफिशिएंसी जरूर कैलकुलेट करवाता है। तो ये बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं और इसके बाद आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, थैंक यू।